हेलो गाइस, आप सभी को हरीश का प्यार भरा नमस्कार। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मुझे भी यही उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है एग्ज़ाम हैकर के नाम से। उसका रीज़न केवल यही रहा कि जो मेरा पुराना चैनल था उदय क्लासेस, वो चैनल ऑलरेडी मेरा हैक हो चुका है और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में वो चैनल मेरा रिकवर नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से मैंने आपकी सेवा में एक नए चैनल की शुरुआत की है, जिस पर कि ये वीडियो आपको मिल ही गई है, जिसका चैनल का नाम है एग्ज़ाम हैकर। और हालांकि प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम हैकर के नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम हैकर जो मेरा चैनल है उस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है। फ़िलहाल कोई लोगो मैंने नहीं लगाया हुआ, जिससे आप अच्छे तरीके से आसानी से पहचान कर सकें। और मैंने आपसे केवल एक ही बात बोली थी कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को इतना शेयर कीजिए, इतना तेज़ी से सब्सक्राइब कीजिए कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे पूरे होते हैं तो यूट्यूब की टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं तभी आपके सामने लाइव आ सकता हूँ। फिलहाल मैंने आपके लिए इस चैनल पर एक नया बैच स्टार्ट किया है जो पॉलिटी स्पेशल है, जिसमें हमने पॉलिटी की शुरुआत की। और पॉलिटी में जो फिलहाल हम कवर कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास जो है वो हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं वह लेक्चर हमारे 2 हो चुके हैं। और आज की क्लास में जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। प्यारे भाइयों, तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटिव है, चाहे वो नॉन टेक्निकल से रिलेटिव है, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंडियन जियोग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, करंट हो, जनरल साइंस हो, आईआईटी के लिए हो, नीट के लिए हो, मैथ हो, टेक्निकल, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारी की सारी क्लास जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे, जिससे मैं लाइव आ सकूं। क्योंकि प्यारे भाइयों, आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वीडियो शूट जो करना होता है वो अकेले में होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमने सामने एक तरीके से बातें नहीं हो पाती हैं। और जब बातें नहीं हो पाती हैं तो एक तरीके से इंसान अकेला क्लास को पढ़ाता है, अकेला अपने आप में ही बोलता रहता है, तो उसमें ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। तो मेरा आपसे केवल यही कहना है कि फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए इस चैनल पर, जिससे कि मैं लाइव सेशन दे सकूं आपको और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी मैं करा सकूं, अपनी बातों को मैं पूरा कर सकूं। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप ये बातें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पूरा करेंगे, बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि हालांकि मैं नोट्स और PDF जो भी होंगे, जो आपका चल रहा होगा, वो आपको प्रोवाइड तो कर ही दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उस पर मैं सारी की सारी PDF आपके लिए डाल दूंगा। लेकिन जो हम इंडियन पॉलिटी का स्पेशल बैच जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें मेरा कहना आपसे बस यही है कि किसी भी लेवल को ध्यान में रखते हुए हम इस बैच को कवर कर रहे हैं, इन क्लासों को कवर कर रहे हैं। और मेरा कहना आपसे यही है कि आप जितना अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे वो इतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स की लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप में अच्छे तरीके से समझ में आती है। एक बार में ही बहुत सारे अक्षरों को, बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी लाइनों को अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर किसी दूसरी लैंग्वेज की बात आती है, किसी दूसरे के हाथ का लिखा हुआ अगर कोई भी नोट्स होता है, तो आप उसे इतने अच्छे आसानी से एक नज़र में इतना तेज़ी से नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सारी क्लास मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाई है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इसी तरीके से मेरी सारी क्लास चलेंगी। और अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए जो आने वाले समय में आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एक तरीके से उपयोगी रहें। तो अपने हाथ से नोट्स बनाना ज़रूर सीखिए। जितनी ज़्यादा आप लिखाई करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और जितना दूसरे नोट्सों पर डिपेंड रहेंगे उतना ही आपके लिए हानिकारक होगा। लेकिन दूसरे नोट्सों से बस आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि कोई भी बात अगर छूट जाती है तो उसको आप याद कर लेते हो और अपनी भाषा में लिख लेते हो। अगर आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करता हूँ इंडियन पॉलिटी की, तो आपसे बस एक ही कहना है कि अपने हाथ के नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर उनमें कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाता है तो उनको देख करके उस पॉइंट को अपनी भाषा में आप अपने नोट्स में जो है वो इंक्लूड कर लें। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हम कवर ही क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हमारा जो लेक्चर है
ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। तो इंडियन पॉलिटी में हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और लेक्चर नंबर 3 में हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास को कवर कर रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास, और जैसा कि आप प्यारे भाइयों अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि मैंने पिछले 2 लेक्चर में कवर किया है, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि जैसे ही भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तभी से भारत का संवैधानिक विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और लास्ट जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी उसमें हम यहाँ तक इस स्थिति तक पहुँच चुके थे भारत के संवैधानिक विकास के तहत कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उस पिट्स इंडिया एक्ट को हम कवर कर चुके थे। और 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स रिटर्न बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वापस बुला लिया गया था और उस पर इम्पीचमेंट लगा दिया गया था। लास्ट क्लास हमारी वहाँ तक हुई थी, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी गई थी। और इसी के साथ में 20 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के जो एकाधिकार मिले हुए थे उनमें वह 20 वर्ष पूरे हो चुके थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से अगला राजलेख तैयार करके भेजा गया जो जाना जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो प्यारे भाइयों यहाँ से आगे के लिए हम जो कवर करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, अर्थात कहने का मतलब दूसरे शब्दों में राजलेख अधिनियम। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1793 का चार्टर एक्ट या राजलेख अधिनियम पारित करके भेजा गया। और इस चार्टर अधिनियम के तहत सबसे पहले जो बात रखी गई वो क्या रखी गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 साल के एकाधिकार जो मिले हुए थे पूर्वी देशों में और भारत में व्यापार करने के, उनको अगले 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, अर्थात द ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, द ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। यानी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। सत्रह सौ 1793 के चार्टर एक्ट के तहत राजलेख अधिनियम के तहत द ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। जो व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे भारत और पूर्वी राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो व्यापारिक एकाधिकार मिले थे उनको 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का, उस गवर्नर जनरल को ही आर्मी चीफ बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द आर्मी चीफ। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से अगला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम आर्मी चीफ, अर्थात दूसरे शब्दों में हिंदी में कह सकते हैं गवर्नर जनरल को ही सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को ही सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम आर्मी चीफ। 1793 के राजलेख अधिनियम के तहत, चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको आर्मी चीफ बना दिया गया।
सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो अंग्रेज अफसरों का वेतन जो अब तक ब्रिटेन से दिया जाता था वह भारत के राजस्व से ही दिया जाने लगा, यानी सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। अर्थात कहने का मतलब अब तक जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको जो वेतन दिया जाता था वह ब्रिटेन से ही दिया जाता था, ब्रिटिश से ही दिया जाता था। लेकिन इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, राजलेख अधिनियम के तहत अंग्रेज अफसरों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे, यह काम हुआ। इसके बाद में आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत भी इसी एक्ट के तहत या इसी चार्टर एक्ट के तहत, इसी राजलेख अधिनियम के तहत 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत इसी एक्ट के तहत हुई। भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत इसी 1793 के चार्टर एक्ट राजलेख अधिनियम के तहत जो है वो भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत जो है वो इसी एक्ट के तहत की गई। प्यारे भाइयों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और एक बार बार बीच में मैं याद दिलाता रहूँगा कि मैं अपने उदय क्लासेज पुराने चैनल को खो चुका हूँ और आपसे मेरा एक ही बात का कहना है कि फटाफट से इस मेरे न्यू चैनल एग्ज़ाम हैकर पर आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए, जिससे मैं बहुत जल्दी से आपके सामने लाइव आ सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर के। और यहाँ पर एक और बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि इस चार्टर एक्ट के तहत 1793 के राजलेख अधिनियम के तहत भारत में ICS की स्थापना हुई। 21 अप्रैल 1793 को भारत में ICS का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो, इंडियन सिविल सर्विस की जो शुरुआत हुई थी वो 21 अप्रैल 1793 को भारत में सबसे पहले हुई, इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन सिविल सर्विस को ही हम क्या बोल देते हैं, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा। तो 21 अप्रैल 1793 में भारत में ICS की शुरुआत हुई, ICS परीक्षा की शुरुआत हुई, जिसे हम इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, भारतीय नागरिक सेवा बोलते हैं। इसी वजह से प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना कि भारतीय नागरिक दिवस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष इसी बात के लिए सिविल सर्विस डे जो है वो मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे के रूप में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ से बात आती है कि जिस समय ICS की शुरुआत भारत के अंतर्गत हुई थी या भारत में ICS की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत का नहीं बल्कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो उस समय था वो कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ICS की शुरुआत भारत के अंतर्गत की थी या भारत में ICS की शुरुआत की थी। इसी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ ICS के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया एग्जाम में, फादर ऑफ
ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, कहाँ का, बंगाल का। और 21 अप्रैल 1793 को ICS की शुरुआत की गई भारत में, भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की गई। इसी वजह से 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। तो फटाफट से आप यहाँ पर ये बात नोट करेंगे, उसके बाद मैं आगे के लिए लिखूँगा, तो जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ फटाफट से। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट करके प्यारे भाइयों, क्योंकि मैं किसी भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके सामने ले रहा हूँ। ये समझ लेना कि एक तरीके से आपका ये पॉलिटी स्पेशल बैच है, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके की गुंजाइश जो है वो आपके साथ में नहीं छोड़ी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आगे के लिए। इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, राजलेख अधिनियम के तहत ही भारत में अगर हम बात करते हैं तो इस्टेब्लिश रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस। तो रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की स्थापना जो है 1793 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी, यानी राजस्व विभाग और राजस्व पुलिस की जो शुरुआत हुई वो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में हुई थी। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस्टेब्लिश रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस। तो रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। तो यहाँ पर राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की जो शुरुआत हुई वो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत हुई। और इसके बाद में ही यहाँ पर आपके 20 ईयर जो है वो फिर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो 20 ईयर कंप्लीट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार के एकाधिकार जो प्राप्त हुए थे अगले 20 साल के लिए 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, यहीं पर इसके 20 साल पूरे होते हैं। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत टोटल काम इतना होता है। इसके बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा अगला 20 साल के बाद 1793 आपका हो गया। इसके बाद आप समझ चुके होंगे कि 1813 में अगला चार्टर एक्ट पारित करके भेजा जाता है। अगले चार्टर एक्ट में क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो 1793 के बाद में 1813 का चार्टर एक्ट फिर आगे के लिए आता है। (1813) का चार्टर एक्ट, 1813 को राजलेख अधिनियम पारित करके ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा जाता है। और उसमें सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी अराइव्ड इन इंडिया, यानी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ और उनसे बोल दिया गया कि जाइए भारत में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कीजिए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज पहला पॉइंट। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया, यानी कहने का मतलब ईसाई मिशनरियों का आगमन, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत के भारत में जाइए और ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर ईसाई मिशनरियों के आगमन की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट आप बात ध्यान रखेंगे, भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए, यानी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन 1 लाख रुपीज़ for the development of Indian education
इंडियन एजुकेशन 1 लाख रुपीज़ वाज पर एन्यूम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 1 लाख रुपए के पैकेज की घोषणा की गई यहाँ पर भारतीय शिक्षा का विकास करने के लिए, अर्थात भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। हिंदी वाले हिंदी में नोट कर सकते हैं, भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। ये काम अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, राजलेख अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। और यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पूर्वी देश और भारत में जो व्यापार करने के एकाधिकार जो थे, उन एकाधिकारों को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। केवल और केवल वो एकाधिकार, एक तो चाय का व्यापार, ट्रेड ऑफ चाय या ट्रेड विद चाइना, और ट्रेड ऑफ टी, दोनों शब्दों में ये बात बोल सकते हो, केवल 2 ही प्रकार के एकाधिकार छोड़े गए। एक तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ में मोनोपोली ट्रेड कर सकती है, और एक केवल वो चाय का व्यापार कर सकती है। यानी अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टर्मिनेटेड बट एक्सपेक्ट 2 राइट्स, ट्रेड राइट्स ऑफ EIC लिखे दे रहा हूँ, समझ जाना, ईस्ट इंडिया कंपनी वर टर्मिनेटेड बट एक्सपेक्ट 2 राइट्स। यानी कहने का मतलब जो पूर्वी देशों में और भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो मिले हुए थे वो छीन लिए गए। केवल 2 व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़ने के बाद में, उनमें से वो कौन कौन से थे? एक तो था ट्रेड ऑफ टी, यानी कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल मोनोपोली ट्रेड का जो अधिकार है वो केवल रहेगा चाय का, यानी चाय का व्यापार। और दूसरा जो था वो ट्रेड विद चाइना, यानी चीन के साथ व्यापार। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी और दूसरी ब्रिटिश कंपनी आकर के पूर्वी देशों में और भारत में आकर के कोई भी व्यापार कर सकती है, बस वो व्यापार नहीं कर सकती है चाय का, क्योंकि ये एकाधिकार केवल अभी बचे हुए थे किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, और चाइना के साथ में व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी कहने का मतलब एकाधिकार और अधिकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। एकाधिकार का मतलब होता है कि वो अधिकार केवल किसी एक के पास हो, किसी दूसरे के पास नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एकाधिकार एक तो चाय का लेकर के साथ में थी कि केवल चाय पर अधिकार जो होगा पूरे पूर्वी देशों में और भारत में वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, और जो चाइना के साथ व्यापार होगा वो भी केवल किसके पास होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाद बाकी और कोई भी कंपनी आकर के भारत में इनको छोड़ करके कोई भी व्यापार कर सकती है। तो यहाँ पर ये केवल 2 अधिकार जो है वो छोड़े गए, ठीक है। इसके बाद में इसके 20 वर्ष कंप्लीट होते हैं और 1813 के बाद में 1833 का अगला चार्टर एक्ट जो है वो पारित करके भेजा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक नोट कर लिया होगा। और प्यारे भाइयों आपसे मेरा एक ही बात का कहना है कि फटाफट से इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं चैनल पर। उसके बाद मैं आपके सामने लाइव सेशन लेकर के उपस्थित रहूँगा, जिसमें आप अपनी सारी की सारी समस्याओं को अच्छे तरीके से लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। जो मज़ा लाइव सेशन में आता है वो यहाँ पर नहीं आता है ऑफलाइन शूट करने में। तो 1833 का चार्टर एक्ट, इसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट जो ब्रिटिशर्स के द्वारा पारित करके भेजा गया। और यहाँ पर सबसे पहला काम जो हुआ इसमें वो क्या हुआ कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड, यानी कहने का मतलब कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड, ऑफ EIC लिखे दे रहा हूँ, समझ जाना, वाज सेंट्रलाइज्ड।
यानी कहने का मतलब कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। सबसे पहला काम जो हुआ वो क्या हुआ, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि अब तक जो अलग अलग प्रेसिडेंटियों में व्यापार किया करती थी, बंगाल को संपूर्ण अधिकार में ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल में व्यापार किया करती थी हैं, और कहाँ पर किया करती थी, जो मैं पिछली क्लास में कवर कर चुका हूँ, बॉम्बे मद्रास में व्यापार किया करती थी। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास इनमें व्यापार किया करती थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्रीयकरण कर दिया गया कि अब वो भारत में जाकर के कहीं पर भी व्यापार कर सकती है। और यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब इसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, सेंट्रलाइज जब इसको कर दिया गया, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट को बढ़ा करके वह इंडिया का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी पोस्ट को अब बढ़ा दिया, वो संपूर्ण भारत का ही क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्यारे भाइयों कि बंगाल का जो सबसे अंतिम गवर्नर जनरल होगा वह भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल होगा। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताइए बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन होगा। तो जो बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल होगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसको कौन नहीं जानता कि भारत का पहला गवर्नर जनरल या बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल रहा वो कौन रहा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो भारत का, या फिर पूछा जाए आपसे बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। क्लियर। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। लेकिन इस बोर्ड ऑफ ट्रेड में, यानी कहने का मतलब एक व्यापारिक बोर्ड बना करके तैयार कर दिया गया और इसमें एक चेयरमैन रखा गया, एक अध्यक्ष रखा गया। एक चेयरमैन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक तो अध्यक्ष रखा गया और 2 कमिश्नर या 2 आयुक्त रखे गए। तो इसमें 2 कमिश्नर या 2 आयुक्त रखे गए। लेकिन प्यारे भाइयों यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना कि अध्यक्ष और आयुक्त के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मामलों का मंत्री जो नियुक्त किया गया था वह इसके चेयरमैन अध्यक्ष को किया गया था। तो भारतीय मामलों का मंत्री भी जो नियुक्त किया गया वह इसके चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रेड के, यानी व्यापारिक जो बोर्ड हुआ करता था उसके चेयरमैन को भारतीय मामलों का मंत्री भी यहाँ पर नियुक्त किया गया। और इसके बाद में जो अब तक चाइना के साथ में और जो टी के साथ में जो व्यापार था, जो चाय के साथ का जो व्यापार था, जो एकाधिकार मिला हुआ था, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। तो यहाँ से द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड, यानी कहने का मतलब जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चाय का व्यापार का जो एक अधिकार था और जो चाइना के साथ में व्यापार करने का एक अधिकार मिला हुआ था उसको भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूँ इसको फटाफट से। 1833 के
चार्टर एक्ट के तहत यह काम किया गया प्यारे भाइयों। इसके बाद उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, बिल्कुल शुरू से पढ़िए। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये काम हुआ। इसके बाद में और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ उस पर डिस्कस करते ही हैं। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया था। यही 1833 का चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम था, राजलेख अधिनियम था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सिटीजन्स गॉट द राइट, ब्रिटिश सिटीजन्स गॉट द राइट टू बाई, गॉट the right to buy land in India। अर्थात कहने का मतलब ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। ये ज़्यादा गाढ़ा चल रहा है। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत के नागरिकों को यहाँ पर मौका दिया गया कि कंपनी के अधीन कार्य करने के अधिकार दिए गए कि कोई भी भारत का व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रह कर के काम कर सकता है। उसको किसी भी जाति, मूल, वंश या लिंग के भेदभाव से किसी भी तरीके से अलग नहीं रखा जाएगा। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रह कर के भारत के नागरिकों को यहाँ पर काम करने के जो है वो अधिकार प्राप्त हुए। यानी कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंपनी के अधीन कार्य करने का अधिकार। यानी जो भारत के नागरिक हुआ करेंगे इसी एक्ट के तहत कंपनी के अधीन कार्य करने का अधिकार जो है वो प्राप्त या दे दिया गया कि कोई भी भारत का नागरिक कंपनी के अधीन रह कर के कार्य कर सकता है। उसको किसी भी तरीके से, किसी भी भेदभाव से अलग नहीं रखा जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये भी बात ध्यान रखेंगे कि विशेष इम्पोर्टेंट, जिसके कारण अंग्रेजी जो है भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, भारत की एक आधिकारिक भाषा बनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए एक मैकाले कमीशन का गठन किया गया। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट है मैकाले कमीशन। एक मैकाले कमीशन का गठन किया गया, जरा ध्यान से समझेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या मैकाले आयोग का गठन किया गया। जस्ट आपकी क्लास 5 मिनट की और है, उसके बाद 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे के लिए क्राउन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैकाले कमीशन, मैकाले आयोग का गठन किया गया, जिसमें जो रिपोर्ट सौंपी गई वो मैकाले मिनट्स के नाम से रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट जो है वो मैकाले मिनट्स के नाम से सौंपी गई। यानी अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैकाले था वह एक ब्रिटिशर्स था, एक अंग्रेज़ था। उस अंग्रेज़ ने ही भारत में सर्वे किया कि भारत में शिक्षा को अगर बढ़ाया जाए तो वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इसी बात के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि एक मैकाले कमीशन, मैकाले आयोग का गठन किया गया, जिसमें मैकाले नाम का एक व्यक्ति था जिसने भारत में सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद में
मैकाले मिनट्स उसने रिपोर्ट सौंपी और उस मैकाले मिनट्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 1835 1835 ईस्वी में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना करके तैयार कर दिया गया। तो इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मैकाले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन 1835 1835 ईस्वी में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को कर दिया गया। तो इंग्लिश जो है वो अपने आप में ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा जो है वो बना करके तैयार कर दी गई। आधिकारिक भाषा बना करके तैयार कर दी गई। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक मैकाले कमीशन, एक मैकाले आयोग का गठन किया गया। मैकाले एक ब्रिटिशर्स था, एक अंग्रेज था, जिसने एक रिपोर्ट सौंपी है मैकाले मिनट के नाम से या मैकाले मिनट्स के नाम से, उसी के आधार पर कि भारत में शिक्षा का प्रसार जो है वो किस तरीके से किया जाए। तो मैकाले की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बोली गई, वैसे लॉर्ड मैकाले पूरा नाम था, तो इसके मुताबिक ये बात इस रिपोर्ट में बोली गई कि जब तक हम अंग्रेजी का विस्तार भारत में नहीं करेंगे तब तक भारत के लोगों को शिक्षित करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन रहेगा। इसी बात के लिए उसने मैकाले रिपोर्ट में यह बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था। और 1835 को हमारी जो इंग्लिश है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना करके तैयार कर दी गई, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, राजलेख अधिनियम के तहत अगर बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दिया गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हिंदी में कौन नहीं जानता। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल सदस्यों की जो संख्या रखी गई वो 12 मेंबर्स रखे गए थे इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो फटाफट से इस पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फटाफट से इसको नोट कीजिए। जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए, अब इसके बाद में 1833 के बाद हर 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकारों को क्या किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। तो नॉर्मल सी बात है कि 1833 के बाद अगला एक्ट जो पारित करके भेजा जाएगा, इसके 20 साल के बाद अर्थात 1853 ईस्वी में अगला चार्टर एक्ट, अगला राजलेख अधिनियम जो है वो पारित करके भेजा गया ब्रिटिश से। उसमें क्या क्या था उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, अगला एक्ट जो पारित करके भेजा जाएगा वो 1853 का चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम पारित करके भेजा जाएगा। इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, राजलेख अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के परिषद के कार्य प्रशासनिक एवं विविध कार्यों में विभाजित किए गए। यानी अर्थात कहने का मतलब हुआ द वर्क्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, द वर्क्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल was divided into administrative
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल वर्क्स। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ भाई, ज़्यादा मार्कर परेशान कर रहा है। गवर्नर जनरल के परिषद के कार्य प्रशासनिक एवं विविध कार्यों में विभाजित किए गए। गवर्नर जनरल के परिषद के कार्य, हिंदी वाले नोट कर सकते हैं, गवर्नर जनरल के परिषद के कार्य प्रशासनिक एवं विविध कार्यों में विभाजित किए गए। प्रशासनिक एवं विविध कार्यों में विभाजित किए गए। इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानेंगे कि 6 मेंबर वाज एडेड इन द काउंसिल, यानी परिषद में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए। 6 members were added in the council, were added in the council अर्थात कहने का मतलब दूसरे शब्दों में, परिषद में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए। जिस परिषद का गठन हुआ था उस परिषद में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए। और यहाँ से नेक्स्ट थिंग आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जो शुरुआत में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे हैं, की संख्या को 24 से घटा करके केवल 18 कर दिया गया, क्योंकि जितने भी व्यापारिक एकाधिकार मिले हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन सबको क्या कर दिया गया था, छीन लिया गया था। इसी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 हुआ करती थी, इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत उन 24 में से 6 को टर्मिनेट कर दिया गया, अर्थात उनकी संख्या 18 छोड़ी गई, यानी 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड। अर्थात हम कह सकते हैं 6 BOD, जो हम पहली क्लास में बता के आपको चले थे, 6 BOD, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड। तो 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखेंगे कि 1853 में रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS, यानी 1853 में ICS की लिखित परीक्षा का प्रारंभ इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है वो लागू किया गया। तो 1853 में रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस भारतीय नागरिक सेवा के लिए 1853 में रिटन एग्ज़ाम की लिखित परीक्षा की जो है वो क्या हुई, शुरुआत हुई। और प्यारे बच्चों ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि 1853 से लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 1922 ईस्वी तक, 1853 से 1922 ईस्वी तक ICS की जो परीक्षा, लिखित परीक्षा हुआ करती थी, वो कहाँ पर हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती थी। और उसका रीज़न केवल एक ही था अंग्रेज़ों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परीक्षा में ब्रिटिशर्स ही शामिल हो सकें। इसी बात के लिए 1853 से 1922 तक जो ICS की लिखित परीक्षा का प्रारंभ हुआ था वो लंदन में हुआ था। इसी वजह से उस ICS की परीक्षा को पास करने वाले लोगों की संख्या भी कहाँ की हुआ करती थी, तो ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी। लेकिन सर्वप्रथम जो भारत में ICS की परीक्षा हुई थी लिखित रूप से, वो 1923 ईस्वी में ICS की परीक्षा जो है वो इंडिया में सबसे पहले हुई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक और बनता है कि भारत की ओर से सबसे पहले ICS की परीक्षा पास करने वाला कौन था। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जिस समय रिटन एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई थी ICS की परीक्षा की, उस समय
भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन था? तो इसको कौन नहीं जानता? तो लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, जिस समय आईसीएस की लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो था लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी जो है वो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। 1853 से 1922 तक लंदन में लिखित परीक्षा हुई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो हैं वो भाग ले सकें, लेकिन 1923 में सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा जो है वो इंडिया में हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि बताइए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आप ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला, पास यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन ये बनता है प्यारे भाइयों। तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? ध्यान रखेंगे आप, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आईसीएस की परीक्षा सबसे पहले पास की थी भारत की ओर से। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा पास करके सबसे पहले जो भारतीय अफसर बने थे वो कौन थे? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। यानी आईसीएस परीक्षा पास कर, या भारत की ओर से आईसीएस परीक्षा पास करके सबसे पहले अफसर कौन थे? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप टिक करेंगे। और सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा पास करके जो पहले भारतीय अफसर बने को वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में कब सबसे पहले आईसीएस अफसर बने थे? तो आप प्यारे बच्चों ये भी बात ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 1864 में अफसर का पद संभाला था आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में। और इसी के बाद में, इससे पहले कि 1853 से आगे के लिए अगला चार्टर एक्ट बना करके पारित किया जाता या भेजा जाता भारत के लिए, उसी से पहले ही भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई और बिल्कुल यहाँ पर पलटवार हो गया। और प्यारे बच्चों, पलटवार कुछ इस तरीके से हुआ कि जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में चल रहा था, जो प्रशासन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहाँ से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और सीधा का सीधा क्राउन रूल जो है वो भारत में लागू हो गया। और क्राउन रूल उस समय जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? तो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी उस समय। और 1857 की क्रांति के बाद में सीधा इन्वॉल्वमेंट महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पर दिखाना स्टार्ट किया। और भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल के पद को हटा करके एक बड़ा पद बना दिया गया और भारत का वायसराय का पद जो है वो बना करके तैयार कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ से आगे प्यारे भाइयों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास 2 फेजेज में पढ़ेंगे, जिसमें एक कंपनी रूल पढ़ेंगे और क्राउन रूल। तो कंपनी रूल आपका यहाँ पर समाप्त होता है और 1857 की क्रांति जैसे ही प्रारंभ होगी तो वहाँ से आपका नेक्स्ट क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। और जिससे पहले कि अगला 1853 के बाद में अगला चार्टर एक्ट पारित करके भेजा जाता, उससे पहले ही 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद में सीधा का सीधा शासन भारत का अपने हाथों में ले लेती है कौन? ब्रिटिश क्राउन, जो कि हुआ करती थी उस समय महारानी विक्टोरिया। और भारत में जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसको बढ़ा करके वायसराय का पद कर दिया। तो यहाँ से आगे के लिए गवर्नर जनरल का नाम हो जाएगा समाप्त। और जैसे ही हम आगे की क्लास में महारानी विक्टोरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्राउन रूल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो नाम होंगे वो कौन होंगे? वायसराय होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आज की समझ में आई होगी। और जो इस क्लास को डायरेक्ट तीसरी क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा ये भी कहना है कि वो सबसे पहले पहली और दूसरी क्लास को जो है वो अच्छे तरीके से अटेंड करें, उसके बाद तीसरी क्लास पर आएँ तो बड़ा मज़ा आएगा क्लास को करने में। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। और प्यारे भाइयों, बस आपसे मेरा एक ही बात का कहना है कि मेरा पुराना चैनल जो है वो हैक हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वहाँ उदय क्लासेस चैनल पर लाइव सेशन नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे भी बड़ा दुख है, आप समझ भी रहे होंगे कि काफ़ी नुकसान मेरा भी हुआ है। बाद बाकी
इस चैनल को आप तेज़ी से ग्रो कीजिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी मैं इस पर लाइव आऊँगा, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे फटाफट से लाइव क्लास लेकर के आऊँगा। तो प्यारे भाइयों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्राउन रूल इन इंडिया महारानी विक्टोरिया के द्वारा, जिसमें गवर्नर जनरल का पद हट करके पहुंच जाएगा वायसराय पर। तो आगे की जो क्लास होंगी वो क्राउन रूल से रिलेटिव होंगी, लेकिन भारत का संवैधानिक विकास ही चलेगा। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स।